हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएनएम स्पेशल के इस नए वीडियो में। आज काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था पर नहीं बना पा रहा था। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो हमारा 5 यूनिट शुरू करेंगे मिडवाइफरी का। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा हम लोगों का 4th यूनिट तक ख़त्म हो चुका है। तो 5 यूनिट जो है हमारा कौन सा, नॉर्मल लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये हम लोग आज देखते हैं। तो आइए अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको पता होगा कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगी जैसे कि डेफिनेशन एंड स्टेजेस ऑफ लेबर, काउजेज एंड साइंस एंड ऑनसेट ऑफ लेबर, ट्रू एंड फॉल्स लेबर के बारे में, और फिर ये चारों लेबर के बारे में डिटेल से जानकारी, चारों लेबर के स्टेज के बारे में हमें लेना है। तो ये है हमारा सिलेबस। तो हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन और स्टेजेस के बारे में हम जानते हैं। तो लेबर जो है वह प्रक्रिया जिसमें कि परिपक्व शिशु गर्भाशयी गुहा से वर्टेक्स प्रस्तुति में योनि मार्ग के द्वारा बाहर की ओर निकलता है, उसे नॉर्मल लेबर बोलते हैं। और यह प्रक्रिया अंतिम मासिक चक्र के दिन से प्रथम दिन से 280 दिन तक संपूर्ण होता है। ठीक है। और इसके 4 स्टेजेस होते हैं जिसमें कि एक पहला फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इसी तरह से इसका नाम है। तो और एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि जो नॉर्मल लेबर होता है उसको यूटेसिया बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल लेबर को यूटेसिया बोलते हैं और जो एबनॉर्मल लेबर होता है उसको डिस्टोसिया बोलते हैं। तो ये भी एक वर्ड आप याद रखिएगा। तो ये हो गया डेफिनेशन और स्टेजेस के बारे में। कि डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ तो वह प्रक्रिया जिसमें कि परिपक्व शिशु जो है, मेच्योर जो बच्चा होता है, वो यूटेराइन कैविटी से बाहर निकलता है और वो वर्टेक्स पोजीशन में 280 दिन के बाद बाहर निकलता है, तो उसको नॉर्मल लेबर बोलते हैं। 4 स्टेजेस के बारे में आपको पता चल गया। हम अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अदर नेम, तो नॉर्मल लेबर है उसको यूटेसिया बोलते हैं, जो एबनॉर्मल लेबर है इसको डिस्टोसिया बोला जाता है। ठीक है। जो शुरुआत है इसकी शुरुआत खुद से होती है। जो असामान्य लेबर है उसकी शुरुआत करवाना पड़ता है हमें कृत्रिम साधनों से। उसके बाद इसका टर्मिनेशन जो है वो ख़त्म भी खुद से हो जाता है और इसको बाहरी सहायता से ख़त्म करना पड़ता है। उसके बाद इसका प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स में नॉर्मल होता है। वर्टेक्स के अलावा अगर कोई भी प्रेजेंटेशन है जैसे कि ब्रीच हो गया या फिर शोल्डर हो गया तो ये हो जाएगा असामान्य लेबर। इसका ड्यूरेशन जो है ये 14 से 16 घंटे अगर वो पहली बार कोई माँ बन रही है यानी कि प्राइमरी ग्रेविडा में, और 8 से 10 घंटे अगर कोई दूसरी बार माँ बन रही है या उससे ज़्यादा बार माँ बन रही है तो ये 8 से 10 घंटे में हो जाता है। पर असामान्य जो है प्रसव वो 18 से 20 घंटे का टाइम ले लेता है और या तो 2 घंटे से कम में हो जाता है। तो ये सारे कंडीशंस जो हैं, और इसमें जटिलताएँ जो है वो अनुपस्थित रहती है, और जटिलताएँ अगर उपस्थित है तो असामान्य लेबर हो गया। तो ये सारे लक्षण थे जो कि हम नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर यानी कि यूटेसिया और डिस्टोसिया के बारे में जानना था। तो अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आ जाता है हमारा कॉजेज एंड साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। तो जब लेबर की शुरुआत होती है तो उसमें क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या ऑनसेट होते हैं। ठीक है। तो कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर में हम 4 कारणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है हार्मोनल कारण, दूसरा होता है फिटोप्लेसेंटल कारण, मैकेनिकल कारण और न्यूरोलॉजिकल कारण। तो ये चारों कारण होते हैं जो कि हमें लेबर के ऑनसेट के यानी कि लेबर के प्रसव के शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम इसमें हार्मोनल फैक्टर की बात करें तो हार्मोनल फैक्टर में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन का सिद्धांत आता है इसमें, फिर प्रोजेस्टेरोन का आता है, ऑक्सीटोसिन का आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का आता है। ये चारों हार्मोन होते हैं। इन चारों हार्मोन की जो क्रियाशीलता के कारण लेबर की शुरुआत होती है हार्मोनल फैक्टर में। तो अगर जो एस्ट्रोजन की बात की जाए तो एस्ट्रोजन का लेवल ये कम होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम होने लगता है, जो ऑक्सीटोसिन है इसका लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है। तो ये ऊपर वाले दोनों का लेवल कम हो जाता है और इन दोनों का लेवल बढ़ने लगता है। तो ये होता है हार्मोनल फैक्टर। फिर फीटल प्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन, इसमें भी संकुचन वगैरह होने लगता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए इन कारणों को हम आगे भी डिस्कस करते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे तो एस्ट्रोजन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन के सेक्रेशन को बढ़ाती है। यहाँ पे आप देख रहा होगा कि ऑक्सीटोसिन के सीक्रेशन को बढ़ाया जाता है। फिर एस्ट्रोजन जो है
वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस भी करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होता है ना, इससे क्या होता है कि संकुचन बढ़ने लगता है। पीरियड के टाइम पे अगर दर्द जो होता है महिलाओं में, उसका भी कारण ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का बढ़ना ही है। ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ता है और ऑक्सीटोसिन भी जो है वो भी संकुचन करवाने का काम करता है। तो ये दोनों हार्मोन बढ़ेगा तो संकुचन होने लगेगा, तो संकुचन होगा तो फिर डिलीवरी होगी। तो इसलिए इसमें ये सारे चेंजेस आते हैं। फिर गर्भावस्था के अंतिम समय में प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। यहाँ पे आप दिख रहा होगा, प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाने के कारण जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अनुपात गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण से कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जो संश्लेषण है यानी संश्लेषण को प्रेरित करता है। फिर ऑक्सीटोसिन की गर्भवती महिला की यूट्रस पर उत्तेजक प्रक्रिया होती है और यह लेबर को प्रेरित करता है। तो आपको मैंने बताया था कि ये ऑक्सीटोसिन से लेबर शुरुआत हो जाती है। और ऑक्सीटोसिन डेसिडुआ से प्रोस्टाग्लैंडिन के सेक्रेशन को प्रेरित करती है। ऑक्सीटोसिन से प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ने लगता है। तो मेनली बात यही है कि जो भी हार्मोन्स है जिसमें कि एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, इसका लेवल कम हो जाएगा या फिर इसका रेशियो गड़बड़ होगा, जिसके वजह से कि ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से कि नॉर्मल लेवल शुरू हो जाएगा। फिर अगर प्रोस्टाग्लैंडिन के सिद्धांत की बात करें तो इसमें भी आप हमें वही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यूट्राइन मसल की गतिविधियों को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने बताया कि संकुचन करने लगता है यानी मसल की गतिविधि बढ़ जाती है। तो इसका जो वृद्धि है वो क्यों होता है, इसका वृद्धि की बात करें तो एस्ट्रोजन लेवल में वृद्धि होता है। और फिर गर्भावस्था के अंतिम समय फीटस द्वारा होने वाली मैकेनिकल स्ट्रेटनिंग के कारण होता है। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में कारण होता है, वेजाइनल एग्जामिनेशन और मेम्ब्रेन का पृथक होना, मेम्ब्रेन का रैप्चर होना, ये सारी चीज़ें होता है इसकी वजह से। फिर अगर हम बात करें तो फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन, तो सेकेंड हमारा जो कारण था वो था फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन यानी कि गर्भस्थ शिशु और प्लेसेंटा का योगदान। तो ऐसा माना जाता है कि प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने से ठीक का जो कारण है वो तो अज्ञात है, पर जो फीटस के हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण से कि फिजियोलॉजिकल चेंज होने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा फीटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन यानी कि गर्भस्थ शिशु और प्लेसेंटा का योगदान। फिर गर्भाशय का विस्तार, तो गर्भाशय के विस्तार में क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी की अवधि जैसे जैसे बढ़ती है और फीटस के आकार में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप यूट्रस का विस्तार होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के अंतिम समय में बढ़ते हुए फीटस तथा एमनियोटिक द्रव द्वारा जो मायोमेट्रियम होता है यानी मिडिल लेयर जो होता है यूट्रस का, उस पर खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण से कि प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हालांकि यह सिद्धांत प्रीटर्म लेबर के कारण समझाने में असफल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस लेबर वाली प्रक्रिया में जो कि खुद से शुरुआत होती है, जिसका किसी को पता नहीं है कि वो क्यों शुरू होता है। जैसे हमें ये तो दिख रहा है कि जैसे गर्भाशय के विस्तार के अगर हम कारण की बात करें तो इसमें हमें दिख रहा है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ने लगता है, बच्चे का साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण से कि मायोमेट्रियम लेवल यानी कि लेयर जो कि बीच वाली लेयर होती है उस पर खिंचाव उत्पन्न होता है, तो डिलीवरी शुरू हो जाता है। पर इस कारण को हम इसमें कैसे बताएंगे कि बहुत सारे बच्चे का जन्म 7 महीने में हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है, 5 महीने में हो जाती है डिलीवरी, तो वो कैसे हो जाती है, क्योंकि उसमें तो बच्चा बड़ा होता नहीं है, तो उसमें लेबर कैसे शुरू हो जाता है। तो वैसे साइंटिस्ट ये मानते हैं, पर एग्जैक्ट कारण किसी को पता नहीं है लेबर का। और इसमें 2 तरह के लेबर होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर। तो फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे तो यह है कि लोअर एब्डोमेन और इसका जो पेन होता है, ठीक है, तो यह निचले उदर और ग्रोइन तक सीमित रहता है। ठीक है, जो आभासी पीड़ा होता है। ठीक है, जो वास्तविक पीड़ा होता है यानी कि जो ट्रू लेबर होता है उसमें यह दर्द जो है वह सामने की ओर महसूस होता है और जांघों तक रेडिएट होता है। मतलब जो पेट वाला एरिया है उससे ऊपर भी रेडिएट होगा, नीचे भी रेडिएट होगा पेन, नीचे पैर तक। तो ये हो गया रियल में। और फिर जो फॉल्स में और देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जो ट्रू लेबर होता है इसमें जो है पेन की इंटेंसिटी और अवधि बढ़ते रहती है। पहले धीरे धीरे पेन शुरू होता है लेकिन वो कंटिन्यू फिर बढ़ते रहता है, पर फॉल्स लेबर में बढ़ता नहीं है। इसमें सो अनुपस्थित रहता है और इसमें सो उपस्थित रहता है। तो सो क्या होता है कि जब डिलीवरी शुरू होने वाली रहती है, जब ट्रू लेबर शुरू हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो दर्द होता है उसमें क्या होता है, सो होता है। सो मतलब कि जो ब्लड और म्यूकस से रिलेटेड थोड़ा सा
ब्लड और म्यूकस वेजाना के रास्ते बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं सो। तो वो होता है तो मतलब ट्रू लेबर पेन है, मतलब कि डिलीवरी होने वाली है। फिर यह सर्विक्स डायलेशन तथा इफेसमेंट से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। तो जो फॉल्स लेबर पेन होता है ना, इसमें डायलेशन नहीं होता, यानी कि सर्विक्स फैलता नहीं है। पर जो ट्रू लेबर पेन है, इसमें सर्विक्स फैलना शुरू हो जाता है। फिर इसमें बैग ऑफ वाटर का निर्माण नहीं होता, इसमें बैग ऑफ वाटर का निर्माण होता है। तो ये बैग ऑफ वाटर हम देखेंगे कभी क्या होता है। फिर इसको दर्द एनीमा द्वारा और सेडेटिव दवाइयों से दूर हो सकता है, पर ये दूर नहीं होता। जो ट्रू लेबर पेन होता है ना, इसमें दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं होता है। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होता है, जो आभासी पीड़ा होता है, उसमें अगर हम दवाइयाँ देते हैं दर्द की, तो वो दर्द चला जाता है, ठीक हो जाता है। फिर जो प्रसव की अवस्थाएं के बारे में हम देख लेते हैं कि प्रसव की अवस्थाएं क्या क्या होती है। तो 4 स्टेज होते हैं प्रसव के। पहला प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्टेज। तो ये जो स्टेजेस होते हैं लेबर के, इन पे क्या क्या होता है कि जो प्रथम स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेशन होता है। सेकंड स्टेज जो होती है, और इसमें क्या होता है कि बच्चा बाहर आ जाता है। थर्ड स्टेज जो होता है, और थर्ड स्टेज में होता है कि जो प्लेसेंटा होता है या और भी जो सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती है। और चौथा स्टेज में हम कुछ करते नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, कि बच्चा सही से अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं, मदर की कंडीशन ठीक है नहीं, ये सारी चीज़ें चारों स्टेजेस का मैंने बता दिया। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है गुप्त अवस्था, जिसको लेटेंट फेज बोलते हैं। दूसरा होता है सक्रिय अवस्था, और तीसरा होता है ट्रांजिशनल फेज। तो ये 3 अवस्थाएं होती है। जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, इसमें दो चीज़ें होती है। सेकंड स्टेज के लेबर में 2 चीज़ें क्या क्या होती है कि पहला होता है प्रोपल्सिव फेज और दूसरा होता है एक्सपल्सिव फेज। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक चार्ट की बात करें, इस चार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइमी ग्रेविडा के बारे में, जो पहली बार माँ बन रही है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है। पहला होता है लेटेंट फेज, दूसरा होता है सक्रिय फेज, और तीसरा होता है ट्रांजिशनल फेज। तो ये तीनों फेज की अवधि क्या होती है। तो जो पहली बार माँ बन रही है उसके जो फर्स्ट स्टेज यानी लेटेंट फेज की जो अवधि होगी वो 6 से 8 घंटे होगी, और फिर सक्रिय अवस्था की 4 से 5, और इसके बाद 1.5 से 2 घंटे। अगर इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 6 4 10 1 11 12 घंटे की ये अवधि होती है फर्स्ट स्टेज की। और फिर अगर सर्विक्स का विस्तारण की बात करें तो जो लेटेंट फेज है इसमें कितना विस्तार होगा, 0 से 2.5 सेंटीमीटर तक, टोटल 10 सेंटीमीटर तक विस्तार होता है, यानी टोटल 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है सर्विक्स। तो जो लेटेंट फेज में है वो 0 से 2.5 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा। जो सेकंड सक्रिय फेज है जिसमें कि 8 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा, और तृतीय फेज में 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा। जो फर्स्ट उसमें जो रेट होते हैं डायलेशन की वो 0.35 सेंटीमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 0.35 सेंटीमीटर डायलेट होगी फर्स्ट में। और उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर जो शुरुआत में संकुचन की अगर बात करें तो संकुचन पहले जो है वो 15 से 20 मिनट के अंतराल पे आता है, और फिर धीरे धीरे उसका टाइम कम होते रहता है, वो फिर 5 से 7 मिनट के अंतराल पे आने लगता है। फिर जो सेकंड जो चालू होता है एक्टिव फेज में 3 से 5 मिनट में आने लगता है। और जो थर्ड फेज है यानी कि ट्रांजिशनल फेज, जिसमें 2 से 3 मिनट में संकुचन आने लगता है। शुरुआत में ये माइल्ड रहता है, फिर मॉडरेट हो जाता है, और फिर जो सेकंड फेज में ये धीरे धीरे हाई की ओर जाने लगता है, और स्ट्रॉन्ग संकुचन आता है किसमें, ट्रांजिशनल फेज में। और क्योंकि संकुचन जो है ना, यही मेनली बच्चे को बाहर निकालने में मदद करता है, तो इसलिए संकुचन धीरे धीरे मजबूत होते रहता है। और जो संकुचन की जो पहले अवधि होती थी संकुचन की, यानी आया अगर संकुचन तो कितने टाइम तक रुक रहा है, तो वो पहले 10 से 20 सेकंड तक रुकता था, फिर 40 से 60 सेकंड तक जो सक्रिय अवस्था में, और 90 सेकंड तक, यानी 1 से 1.5 मिनट तक रुकने लगता है ये ट्रांजिशनल फेज में। तो ये पूरा जो है, ये पूरा ये फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर रहे थे हम। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेकंड स्टेज की, और ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये बात कर रहे हैं प्राइमरी ग्रेविडा मदर में, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें जो सेकंड स्टेज है वो पूरा हो जाता है हाँ। तो हम अगर सेकंड स्टेज की बात करें तो यहाँ सेकंड स्टेज में आपको दिख रहा होगा कि ये 2 घंटे की होती है अवधि, और जो डायलेशन है वो तो पूरा हो ही जाता है। 1 से 1.5 मिनट में 1.5 से 2 मिनट में ये आने लगता है संकुचन, बहुत स्ट्रांग रहता है, 60 से 90 सेकंड तक रहता है, और इसमें डिलीवरी हो जाती है। जो थर्ड स्टेज होती है
इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं इसको, जिसमें कि प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, जो कि 5 से 15 मिनट का होता है, ज़्यादा होता नहीं है। जो सेकंड और थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज जो है, इसका टाइमिंग चेंज नहीं होता है, चाहे वो पहली बार माँ बन रही है फिर सेकंड बार माँ बन रही है। पर जो बाकी स्टेजेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज होता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे कि मल्टी ग्रेविडा में जो बार बार माँ बन रही है, मतलब कि जो पहले भी माँ बन चुकी है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस की अगर हम बात करें, तो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें भी 3 फेज होती है, जैसे कि लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज। इसमें जो पहले जो अवधि दिख रहे थे हम, वो 6 से 10 घंटे की थी, पर इसमें जो है वो 4 से 5 घंटे की होती है, 2 से 3 घंटे की सेकंड फेज और 1 घंटे की थर्ड फेज, जो कि यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे का था। और सर्विक्स के डायलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले फेज में 2.5 सेंटीमीटर तक, दूसरे फेज में 8 सेंटीमीटर तक, तीसरे फेज में 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा। जो रेट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइमिंग कम हो गई है तो रेट बढ़ जाएगी। 0.8 सेंटीमीटर, पिछले वाले में कितना था 0.35, इसमें 1.5 से 2 सेंटीमीटर और इसमें से 1.5 से 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर संकुचन का अंतराल शुरू में 15 से 20 मिनट में आएगा, फिर 5 से 7 मिनट में आने लगेगा। फिर यहाँ पे 5 मिनट में, 3 से 5 मिनट में, फिर इसमें 2 से 3 मिनट में। संकुचन की तीव्रता पहले माइल्ड से मॉडरेट की ओर जाएगी, फिर इसमें मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग की ओर, और थर्ड में स्ट्रॉन्ग। शुरुआत में ये 10 से 20 सेकंड तक रुकेगा, फिर 30 से 40 सेकंड तक, फिर 1 मिनट तक, फिर 1 से 1.5 मिनट तक। फिर जो सेकंड स्टेज यानी कि एक्सपल्सन स्टेज होता है, क्योंकि इसमें बच्चा बाहर आता है इसलिए इसको एक्सपल्सन स्टेज बोलते हैं। ये 2 घंटे की होती है, उसमें भी 2 घंटे की थी। और यह डायलेशन तो पहले ही हो जाता है। 1.5 से 2 मिनट का इसमें संकुचन आता है, स्ट्रॉन्ग संकुचन आता है, और 1 से 1.5 मिनट तक रहता भी है। थर्ड स्टेज 5 से 15 मिनट का होता है, क्योंकि 15 से ज़्यादातर ये आधा घंटा का होता है, पर हम इसको कम करके 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। और 5 मिनट से 15 मिनट में ये बाहर निकल जाता है प्लेसेंटा। चौथा स्टेज ये 1 घंटे का होता है, और इसमें ऑब्जर्वेशन ही किया जाता है सिर्फ। तो ये था स्टेजेस के बारे में कि कब कितनी होती है। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर होता है कि प्रीमोनिटरी साइंस ऑफ लेबर, कि प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह, कि प्रसव से पहले क्या क्या चिन्ह होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह या प्रीमोनिटरी स्टेज के दौरान पाए जाने वाले प्रीमोनिटरी स्टेज को प्री लेबर स्टेज भी कहते हैं। इसको प्री लेबर स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेबर से पहले का स्टेज होता है, जिसमें कि प्राइमरी ग्रेविडा में लगभग या 2 से 3 हफ्ता पहले पाई जाती है, जबकि दूसरी या तीसरी बार गर्भवती हुई महिला में ये कुछ दिन पहले ही पाई जाती है। और ये प्रीमोनिटरी स्टेज वास्तविक प्रसव का निर्धारण करने के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ कुछ साइंस नज़र आने लगते हैं पहले से ही, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ अब डिलीवरी होगी कुछ दिनों में। तो इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें लाइटनिंग शुरू हो जाती है। लाइटनिंग मतलब कि हल्कापन महसूस होना, क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ इंगेज होता है तो वो उसकी जो फंडा हाइट है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा बहुत ज़्यादा ऊपर 36 सप्ताह की अवधि तक रहता है ना, तो वो जीभी स्टर्नम तक पहुँच जाता है, जिससे क्या होता है मदर को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत भारी भारी सा लगता है, सांस नहीं लिया जाता है। पर जब हल्कापन महसूस होने लगता है, बच्चा जब नीचे की ओर खिसकता है, तो फिर उसको लाइटनिंग बोलते हैं। और ये एक अच्छा साइन होता है कि अब डिलीवरी कुछ दिन में होने वाली है। फिर जो सर्विक्स है उसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, और बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा नीचे खिसकता है तो जाके प्रेशर डालता है यूरिनरी ब्लैडर पे, तो बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है। फिर फॉल्स लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। फॉल्स लेबर पेन, वो ट्रू लेबर पेन दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो फॉल्स लेबर पेन शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ दिन में डिलीवरी होगी, और ट्रू लेबर पेन शुरू होता है तो मतलब डिलीवरी शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो सर्विक्स में हम लोग पढ़े थे अभी कि हाँ सर्विक्स में चेंजेस हो जाते हैं, तो सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कि जो सर्विक्स होती है वो राइप होकर सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, और फिर यह हल्की सी डायलेट हो जाती है, लगभग 1 उंगली के घुसने लायक, यानी कि लगभग 2 सेंटीमीटर ये डायलेट हो जाती है। और इसकी लंबाई जो है वो कम हो जाती है, 1.5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में समझ में आ जाती है, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो ये हो गया सर्वाइकल चेंज के बारे में कि सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर जो साइन है ट्रू लेबर के, कि क्या क्या साइंस हम देखेंगे जो हम मानेंगे कि हाँ अब लेबर शुरू हो चुका है, ये ट्रू लेबर शुरू हो चुका है। तो ट्रू लेबर के लिए जो चिन्ह होते हैं, जिसमें कि पेनफुल रिदमिक
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है जो कि पेनफुल होता है और एक रिदम में आता है, आएगा फिर कुछ देर रुकेगा, फिर आएगा, फिर कुछ देर रुकेगा, फिर आएगा। तो ऐसा अगर हो रहा होता है तो ये ट्रू लेबर के साइन होते हैं कि अब डिलीवरी होने वाली है। फिर सो की उपस्थिति, मैंने सो के बारे में आपको बताया कि सो वो मतलब की कंडीशन होती है जिसमें कि जो ब्लड के साथ म्यूकस बाहर आता है उसको बोलते हैं सो। फिर सर्विस के डायलेशन और इफेसमेंट में उत्तरोत्तर वृद्धि। जो डायलेशन है और जो इफेसमेंट है, इफेसमेंट क्या होता है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है ना उसके जो वो पतला होने लगता है और ऊपर वाला पार्ट मोटा होने लगता है, क्योंकि नीचे से जो मसल्स होते हैं वो खिसक के ऊपर जाने लगते हैं ताकि बच्चा नीचे खिसक सके। और फिर बैग ऑफ वाटर का निर्माण। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्वाइकल कैनाल, और जिसमें कि म्यूकस प्लग लगा हुआ है। तो ये प्लग वगैरह जो है ना, और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें ये टूट टूट के बाहर निकलती है, तो इसी को बोलते हैं सो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सो। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये बैग ऑफ वाटर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैग ऑफ वाटर का निर्माण होता है, तो भी हम मानते हैं कि हाँ डिलीवरी अब शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। और इसमें फिर हम देखें मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। तो मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर की अगर बात करें तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जैसे हम देखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे इंगेजमेंट, कि बच्चा जो है इंगेज हो जाता है पेल्विस में नीचे आने के लिए। फिर डिसेंट ऑफ द फीटस, फीटस धीरे धीरे नीचे खिसकता है। फिर फ्लेक्शन ऑफ द हेड, जो हेड होता है ना सर, वो नीचे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, नीचे की ओर मुड़ के, और उसके जो ठुड्डी होती है वो छाती में चिपक जाती है, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन ऑफ द हेड, यानी कि सिर का मुड़ना। फिर होता है अंतर्या रोटेशन। आंतरिक रोटेशन में क्या होता है कि बच्चे का सर जो है वो 45 डिग्री उल्टे साइड घूम जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। फिर होता है क्राउनिंग। क्राउनिंग मतलब होता है कि बच्चे के सर का बाहर नज़र आने लगना, उसको बोलते हैं क्राउनिंग। फिर होता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन मतलब कि जो बच्चा है उसका सर फिर से जो बाहर निकलता है, यानी कि बाहर की तरफ जा आता है बच्चा, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। कि जो रेस्टिट्यूशन, फिर सर का जो है फिर से पुरानी स्थिति में आ जाना, जो कि 45 डिग्री इधर घुमा था पीछे की साइड, उससे वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। फिर होता है बाहरी रोटेशन, यानी एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होता है कि बच्चा फिर से उल्टी साइड में घूमता है 45 डिग्री, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। तो अगर हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पे साइड में देखें तो मैं बताता हूँ कि जो बच्चा है वो पहले 45 डिग्री इधर घूमता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। फिर 45 डिग्री इधर घूमेगा तो वो बोलेंगे रेस्टिट्यूशन। और फिर से 45 डिग्री इधर घूमेगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये होता है बच्चे का जन्म लेने के प्रोसेस के दौरान। फिर होता है एक्सपल्सन ऑफ द ट्रंक, जो बच्चे का धड़ है उसका बाहर आता है। मेनली जो सर बाहर आने में ही दिक्कत होता है, क्योंकि सर जो है बच्चे का वो पेल्विस के तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ये सारे प्रोसेस जो है इसके द्वारा सर का बाहर आ जाता है। सर बाहर आ जाता है तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर की, नॉर्मल लेबर होता कैसे है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, आपको थोड़ा फ़ोन घुमाना पड़ सकता है, तो आप यहाँ घुमा के देख लें कि यहाँ पे देखें बच्चा जो है वो इंगेज हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट इमेज में, यहाँ पे बच्चा इंगेज हो चुका है। सेकंड इंगेज जो है उसमें फ्लेक्शन हुआ है और डिसेंट हुआ है। बच्चे का सर देखिए नीचे की तरफ घुमा है। फिर जो है फर्दर डिसेंट और इंटरनल रोटेशन, तो बच्चे का सर देखिए इधर से इधर की तरफ घुमा है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बच्चे का सर इधर से इधर की तरफ, एक मिनट, बच्चे का सर जो है वो इधर से इधर की तरफ घुमा है 45 डिग्री, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। ठीक है, इसके बाद फिर ये बाहर आता है। जब यहाँ पे ये बाहर आ जाता है तो बच्चे का सर ये फिर से इधर की तरफ घूमता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। फिर जो है ये इसका सर बाहर आता है, बाहर आने के बाद फिर ये शोल्डर इसका बाहर आता है। यहाँ पे शोल्डर बाहर आने के बाद यहाँ पे दूसरा शोल्डर बाहर आ जाता है और फिर बच्चा पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। तो ये होता है रोटेशन। ये सारी चीज़ें पूरा डिलीवरी का प्रोसेस है, इसको आप देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम लोग अलग अलग फेज़ में बांटते हैं, जिसमें कि एक फेज़ होता है लेटेंट फेज़, एक होता है एक्टिव फेज़, एक होता है ट्रांजिशन फेज़। जिसमें कि एक लेटेंट फेज़ को छुपी हुई अवस्था बोलते हैं, यानी कि इस अवस्था के दौरान ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें दिखती नहीं है, और एक्टिव फेज़ के दौरान बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती है। फिर ट्रांजिशनल फेज़, तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो फर्स्ट स्टेज के बारे में अगर हम और बात करें तो जो फर्स्ट स्टेज है उसके दौरान होने वाले बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं फर्स्ट स्टेज के दौरान।
जिसमें कि हम लोग बात करें अगर क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहला होता है कि पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, सर्विक्स का डायलेशन शुरू हो जाता है, यानी सर्विक्स फैलने लगता है, जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट का निर्माण हो जाता है। जो यूट्रस होता है वो पहले ऐसे होता है और ऐसे करके हो जाता है, ठीक है, इसमें कि ये इधर से जो मसल्स होते हैं ये ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, इधर से ऊपर की तरफ, ताकि बच्चा नीचे आ सके, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे अगर एक लाइन खींच दें तो यहाँ पे लोअर यूटेराइन सेगमेंट का निर्माण हो जाता है, जो कि पतला होता है बहुत। फिर सर्वाइकल इफेसमेंट, यानी कि सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है कि जो सर्वाइकल के जो अभी मैंने बताया जो मसल्स होते हैं वो ऊपर जाने लगते हैं, उसको बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। फिर सो की उपस्थिति, सो मैंने बताया कि वो म्यूकस के साथ जो जिसको कि ब्लडी सो भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा खून की मात्रा भी रहती है, थोड़ा सा खून, क्योंकि जो म्यूकस प्लग होते हैं वो जब निकल के आते हैं ना तो उसमें थोड़ी खून की मात्रा रहती है। और म्यूकस प्लग क्या करता है, बच्चे की जब वो अंदर रहता है तो उसको बचाता है किसी भी अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमला करने से, यानी कोई बीमारी होने से उसे बचाता है। तो जब वो बाहर निकल के आता है ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड भी रहता है, तो ये जो सो होता है ना इसको हम लोग ब्लडी सो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड भी रहता है। फिर जो है अगला बैग ऑफ वाटर का निर्माण होता है, जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होने लगता है और जो वाइटल साइन है वो चेंज होने लगता है। ये सब सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि लेबर के फर्स्ट स्टेज के दौरान होते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट के पर्पस के बारे में कि हम लोग मैनेजमेंट करते क्यों हैं। तो मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं कि महिला को सुरक्षित और स्वच्छ प्रसव करा सकें, और बच्चे को जीवित रखने के लिए, मदर को जीवित रखने के लिए। उसके बाद फिर कोई किसी कॉम्प्लिकेशन है तो उसका निर्माण, उसका पता लगाने के लिए, और महिला या गर्भस्थ शिशु में कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस, मैटरनल मैटरनल इंजरी, पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी किसी भी चीज़ों से डील करने का हमें एक मतलब अच्छा अवसर प्रदान हो सके, या पहले से हमें पता चल सके, टाइम मिल सके। और फिर क्वालिटी केयर प्रदान करने के लिए, क्वालिटी केयर किसको, मदर को और जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको, और उसके जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो मृत्यु दर है उसको भी कम करने के लिए। ये सारे पर्पस होते हैं जो कि मैनेजमेंट के पर्पस होते हैं, फर्स्ट स्टेज के मैनेजमेंट के पर्पस। फिर हम उसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या क्या होता है आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, मतलब प्रिंसिपल ख़त्म करके हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग और डिटेल में मैनेजमेंट को देखेंगे, और फिर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इस तरह से हम सारी चीज़ें देखेंगे। और इसमें फर्स्ट स्टेज में एक और चीज़ होती है जिसको कि पार्टोग्राफ बोलते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए प्रिंसिपल को देख के उसके बाद आज के वीडियो समाप्त करते हैं। तो जो प्रिंसिपल है इसमें है कि इसमें 6 प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें कि 3 यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कि सबसे पहला प्रिंसिपल होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मिनिमम इंटरवेंशन, यानी कि अधिकतम अवलोकन न्यूनतम क्रियान्वयन। तो जो फर्स्ट स्टेज में जो प्रिंसिपल होता है सबसे पहला कि हमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करना है, हमें जो ध्यान है वो बच्चे पे, मदर पे ज़्यादा देना है, और काम उसमें कम करना है, तो ध्यान देने वाली चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि प्रबंधन के दौरान प्रसव की प्रगति, जो प्रेग्नेंट मदर है और उसके जो शिशु की स्थिति है इसका असेसमेंट है वो ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ध्यान से उसका मतलब कि असेसमेंट करना चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करें तो जो थर्ड नंबर का जो हमारा प्रिंसिपल है वो है यदि गर्भस्थ शिशु एवं प्रेग्नेंट मदर की स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है तो लेबर प्रोसेस में सामान्य रूप से प्रगति हो रही है, इस दौरान किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर सब कुछ नॉर्मल है और डिलीवरी भी सही तरह से आगे बढ़ रही है, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसमें फिर कोई भी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ आगे बढ़ने देना होता है। तो ये था प्रिंसिपल नंबर 3, यानी कि आप पहला क्या था यहाँ पे कि जो ज़्यादा हमें देखना है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना है और क्रियान्वयन कम करना है। दूसरा है कि फीटल कंडीशन का असेसमेंट करते रहना है, और अगर सब कुछ ठीक है, मदर का कंडीशन भी ठीक है, लेबर का प्रोसेस भी सही से चल रहा है, तो इंटरवेंशन नहीं करना, यानी कुछ हमें अपने से कुछ करना नहीं है। फिर होता है कि जो चौथा है वो है प्रेग्नेंट मदर को शारीरिक देखभाल देने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक सहारा भी देना है, जो मनोवैज्ञानिक सहारा भी देना है, क्योंकि उस टाइम पे मदर को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, तो उसको मनोवैज्ञानिक सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर यदि प्रसव प्रक्रिया की प्रगति के दौरान किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति नजर आए तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना है, ये हमारा 5वां है। और छठा है हमारा शारीरिक परीक्षण करते समय महिला के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते समय इन्फेक्शन की संभावनाओं को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए। एसेप्टिक टेक्निक मतलब कि कोई भी सेप्सिस ना हो, यानी कि इन्फेक्शन ना हो, उससे बचने के लिए जो तरीके हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक। तो ये था हमारे 6 प्रिंसिपल्स जिस पे कि हमें मैनेजमेंट करना होता है। तो मैनेजमेंट के बारे में हम कल देखेंगे,
और आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इतना साथ देने के लिए धन्यवाद।